हेलो एवरीवन। मैं ममता माहेश्वरी सोशल साइंस की टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 7 की है। सब्जेक्ट सोशल साइंस और उसका पार्ट है इतिहास। वर्कशीट नंबर होगा 9 और डेट होगी हमारी 23। डेट है हमारी 23 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, इस वर्कशीट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाती हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना और आप सभी बच्चे लाइक भी करना और फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको इस चैनल पर 7th की और क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के सुल्तान पॉइंट क्या होगा हमारा? दिल्ली के सुल्तान पॉइंट है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान, सुल्तान का मतलब क्या होता है? शासक, राजा, सम्राट। तो दिल्ली के कौन कौन से सम्राट थे, दिल्ली के कौन कौन से शासक थे, सुल्तान थे, तो आज हम इसके बारे में पढ़ाई पढ़ते हैं। तो पॉइंट होगा हमारा फर्स्ट, इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। जब भी हम किसी इतिहास के बारे में पढ़ना चाहते हैं, किसी के इतिहास के बारे में, तो हमें क्या क्या हम क्या देखते हैं उसके बारे में, तब हमें उस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम उसके अभिलेख पढ़ते हैं कि उसके बारे में क्या लिखा गया है। उसके बाद उस शासक ने कौन कौन से सिक्के उस जारी किए थे, या उस समय कौन कौन से सिक्के, सिक्के का मतलब रुपए पैसे चलते थे, और उस समय भवन का निर्माण कैसे होता था, जिस घर में वो रहते थे तो उस समय भवन का निर्माण किस प्रकार होता था। जैसे आज भवन का निर्माण अलग तरीके से होता है और उस समय अलग तरीके से होता था। तो इन इन सभी के माध्यम से हमें पिछले मतलब काफ़ी पुराने इतिहास की जानकारी मिल जाती है, दस्तावेजों से, नक्शों से, शिलालेखों से। जैसे हमें अगर चंद्रगुप्त मौर्य या हमें अशोक सम्राट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे? उन्हीं के अभिलेख से, सिक्कों से, पांडुलिपियों से और दस्तावेजों से और शिलालेखों से। इन सब से हमें उस राजा के बारे में जानकारी मिल जाती है। मगर मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हमें उन इतिहास, तारीख यानी कि एक वचन, त्वत त्वारिख, तत्वारिख बहुवचन, तत्वारिख बहुवचन हो गया, तारीख एक वचन हो गया, जो सुल्तानों के शासन काल में, सुल्तानों के शासन काल में यह सब चलता था। तारीख, त्वरिख ये सब चल रहा था। तो सुल्तानों के शासन काल में इतिहास जो लिखा जाता था वो तारीख, तारीख के आधार पर लिखा जाता था। और उस समय भाषा कौन सी लिखी जाती थी? फारसी। प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। प्रशासन की भाषा मोस्ट पॉइंट है, आप अपनी नोटबुक में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते जाइए और उसमें ये नोट्स के आधार पर ये लिखते जाना। प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। यानी कि फारसी भाषाओं में लेख अभिलेख लिखे जाते थे। तत्वारिक के लेखक सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि होते थे और दरबारी होते थे। कौन कौन होते थे? लेखक, सचिव होते थे, प्रशासक, कवि और दरबार होते थे। जैसे सुशिक्षित, ये सभी सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे। सुशिक्षित मतलब उन्हें सब भाषाओं की जानकारी होती थी, ज्ञान होता था और वो अच्छी खासी पढ़ाई कर चुके होते। जो भी इन घटनाओं का वर्णन भी करते थे
और वर्णन भी करते थे इन घटनाओं के, राजा ने क्या क्या किया, तो उनकी घटनाओं का वर्णन भी करते और राजाओं को सलाह भी देते थे, मतलब प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। कौन ये तत्वारिक के लेखक, कवि, प्रशासक, शासक को मतलब सम्राट को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे और वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। कौन देते थे? ये सभी लेखक, कवि, प्रशासक न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो ऐतवारिक के लेखक नगरों में विशेषकर कहाँ रहते थे? ये लोग नगरों में रहते थे और ये गांव में शायद नहीं रहते, ये गांव में कभी भी नहीं रहते थे, केवल नगर में ही रहते थे। जहाँ शासक रहता था, जहाँ सम्राट रहता था, वहीं पर ये रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम, इकराम मतलब प्रसिद्धि पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लोग क्या करते? कौन? तत्वारी के लेकर लेख कौन थे? सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी। ये शासक की प्रशंसा के बारे में अभिलेख लिखते थे ताकि उनको इनाम, बहुत सारा इनाम मिल सके, उन्हें बहुत सारी प्रसिद्धि, इकराम का मतलब प्रसिद्धि मिल सके। ये लेखक अब अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। लिंग भेद मतलब महिलाओं और आदमी के बीच में, अमीरी गरीबी के बीच में, इस तरह की ये भेदभाव की सलाह देते थे जो उनके विचारों को कोई नहीं, बहुत सारे लोग नहीं मानते थे, उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। मतलब बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते थे, बहुत सारे लोग सहमत हो जाते थे। तो इस तरह ये तात्विक लेखक थे। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसका शासक था। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर किसका था? सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी थी। दिल्ली किसकी राजधानी बनी थी? तोमर साम्राज्य की। मतलब तोमर नाम का एक शासक था, एक सम्राट था, एक राजा था। उसने अपनी राजधानी, एक राजपूत था, उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहान, जिन्हें चामान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त कर दिया। अजमेर के जो चौहान थे, जिन्हें चामान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दिल्ली के तोमर को परास्त कर दिया, युद्ध में हरा दिया। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस समय दिल्ली एक वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो तोमर और चौहानों के, सुल्तानों के राज में मत लिखना, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली कौन रहते थे? जैन व्यापारी रहते हैं, अभी भी रहते हैं दिल्ली में हमारे। तो इस समय, उस समय बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए, लेकिन बहुत सारे कौन रहते थे? जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जैन व्यापारियों ने। अब ये मोस्ट पॉइंट है। यहाँ दहलीवाल कौन होते हैं? ये पढ़ना सुनना है आपको। ये यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। यानी कि जो सिक्के हैं, सिक्कों का नाम क्या था? दहलीवाल, मतलब दिल्ली का दहलीवाल। तो ये अपनी नोटबुक में जरूर लिखना कि दहलीवाल क्या है, नगर है, या किसी आदमी का नाम है, या सिक्के हैं, या अभिलेख। तो आप क्या कहेंगे कि ये सिक्के हैं। पर उस समय तोमरों और चौहानों के राज्य में इन सिक्कों को दहलीवाल के नाम से जाना जाता था, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। वो 13वीं शताब्दी जैसे ही आई और दिल्ली तोमारों से हटकर दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तानों के हाथ में आ गई और फिर उन्होंने इसका आगे मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में इसको फैला दिया।
हम इस वक्ष ये जो दिया हुआ है मानचित्र, उसके आधार पर हम देखते हैं। देखो, दिल्ली के शासक सबसे पहले थे राजपूत वंश, फिर तोमर, फिर तोमर से स्टार्ट हुई थी। ये प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तोमर से। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में, 1165 में। उस तोमर का सम्राट का नाम क्या था? अनंगपाल। अनंगपाल कब तक शासन किया? 1130 से लेकर 1145 तक। उसके बाद दिल्ली पर, उसके बाद चौहानों ने आक्रमण करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। तो 1165 से लेकर 1192 तक दिल्ली चौहान के राज्य में थी और थी। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान बना। 1175 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान जो गोरी को हराया था। फिर 12वीं शताब्दी यानी कि 13वीं शताब्दी आते आते, 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आते आते तुर्की का शासक चालू हो गया 12वीं शताब्दी में। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक रहा। उस तुर्की शासक में कौन कौन से थे? देखो, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था जो 1206 से लेकर 1210 तक उसने राज्य किया। उसके बाद उसी का जमाई था ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश, 1210 से 1236 तक इसने शासन किया। फिर इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, उसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। यही रजिया जो सबसे पहले महिला सम्राट बनी थी। और गैस उसके बाद ये गयासुद्दीन बलबन आ गया 1266 से लेकर 1287, मतलब 1287 तक इसने शासन किया। उसके बाद में आपके खिलजी वंश का शासन आ गया। खिलजी वंश था 1290 से लेकर 1320 तक। उसमें पहला राजा था जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से लेकर 1296 यानी 1296। और अलाउद्दीन खिलजी था 1296 से लेकर 1316। ते उसके बाद में कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश कब तक चला? 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन उसका पहला राजा था, गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से लेकर 1324। उसके बाद मोहम्मद तुगलक, 1324 से लेकर 1351। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर 1388 तक, 80। उसके बाद में किसका शासक आता है? सैयद वंश, जो 1451 तक था। मतलब 1414 से लेकर 1451 तक उसने राज किया। उसमें एक ही शासक था, खरीज खान, जो 1414 से लेकर 1421 तक उसने शासन किया। उसके बाद आ गया लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। उसका सबसे पहला राजा था ब्रह्म बहलोदी। बहलोदी 1451 से लेकर 1489 89 तक उसने शासन किया। तो ये हमने वर्कशीट का एक्सप्लेन सुना है, समझा है और पढ़ा भी है। अब हम इसी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत की हमारी सहायता कर सकते हैं? कौन कौन से स्रोत है जो हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं? तो इसके आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत की हमारी सहायता कर सकते हैं? तो इसका आंसर है इतिहास के अध्ययन के लिए निम्न स्रोत हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि दस्तावेजों, नक्शों, शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों और शिल्पकारी, चित्रकारी तथा लिखित सामग्री, स्थापत्य, भवन निर्माण कला आदि। ये सभी हमें इतिहास के अध्ययन के लिए सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
तत्वारिक का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा, त्वरित के लेखक कौन होते हैं? सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे कि सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, और जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। इस प्रकार तत्वारिक हमारे लिए उपयोगी होते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तत्वारिक के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए और सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सीमाओं का वर्णन निम्न प्रकार से है। तत्वारिक के लेखक नगरों में दिल्ली में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। पॉइंट नंबर 2, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखते थे ताकि उनको ढेर सारा इनाम प्राप्त हो सके और उनकी प्रसिद्धि प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर 3, तत्वारिक के लेकर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, कुतुब निर्माण की में निम्न शासकों का योगदान है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। और पॉइंट नंबर 2, इल्तुतमिश, जो 1229 में से 4 मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल है। कुतुब मीनार कुल 5 मंजिल का बना हुआ है। थर्ड पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी, इन सभी शासकों ने इसकी मरम्मत करवाई। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसके बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, तो इसका निर्माण 1199 कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। उसने पहली मंजिल से प्रारंभ किया था। अब शेष 4 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। तो टोटल कितनी मंजिलें थी, कितनी मंजिलें हैं कुतुब मीनार? शायद आप सभी बच्चों ने देखा होगा। तो टोटल 5 मंजिल का बना है। और इसके जो छज्जे हैं कुतुब मीनार के, छज्जे और मेहराब कौन सी आकृति के ज्यामितीय रेखाओं के द्वारा नमूने निर्मित किए गए हैं। मतलब ज्यामिति गोल 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 की तरह इनके नमूने बनाए गए। और इन जो छज्जे पर जो अभिलेख लिखे गए हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। और मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वह घुमावदार तथा कोणीय है। ये आप सबने कुतुब मीनार में देखा होगा। तो आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे वीडियो मिल जाएगी। बाय बाय।